वेरी गुड वेरी गुड, चलो भाई आ गया मेरे पास थम्स अप। इसमें कितना टाइम लगेगा? थोड़ा बहुत ही लगेगा, टेंशन मत लो। चलो भाई ब्रेक भी हमारा खत्म हो गया, यही ब्रेक था, यही ब्रेक था हमारा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नाम से समझेंगे तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री तो जो हम 27 को एग्जाम देने के बाद बस भूलने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच के रिलेशन को बताता है, तुम्हारे नहीं, केमिस्ट्री के रिलेशन में होते हैं दो चीजें। कौन कौन सी होती है? एक तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो केमिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, जो चेंजेस, जो रिलेशन हो रहा है, उसे ही हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसे हम किस में पढ़ते हैं? उसे हम पढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द इनपुट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। पता है हमें यार, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा वही तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। ऐसे कोई डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इनके बीच के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। अब हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिससे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? जो केमिकल एनर्जी है अगर उसे हम बदलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वो होता है हमारा गैल्वेनिक सेल। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसके बारे में आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, उसे ही हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और ऑपोजिट कर दो तो वो हो गया हमारा सेकेंड नंबर ऑफ सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वापस से गैल्वेनिक सेल कौन सा सेल है? केमिकल एनर्जी C को E में बदल रहे हैं, G वाला सेल है। C को E में बदल रहे हैं, G वाला सेल है, ठीक है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है, G वाला सेल है। और हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? E, इसमें E पहले आ रहा है। ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में E पहले आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल को बदल रहे हैं केमिकल में। क्या हमें इस ट्रिक से याद रहेगा? क्योंकि इसमें एक नंबर अभी तो हम याद करके जाते हैं, वहां जाके हम बैठ के भूल जाते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल E से स्टार्ट होता है तो E को बदल रहा है वो C में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। और जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो क्या कर रहा है? वो बदल रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमें इस ट्रिक से ये चीज याद रहेगी पक्का। अब तो पक्का नहीं भूलेंगे हम, है ना? अब तो हम पक्का नहीं भूलेंगे ये वाली बात। वेरी गुड, नहीं खेलते बेटा, नहीं खेलते हैं, तुम भी मत खेलो अभी। अच्छा, अब जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी रिएक्शंस जो खुद से हो रही हो, हमें कुछ उसमें करना नहीं पड़ा, वो चीज खुद से हो गई, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस। रिडॉक्स मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है साइमल्टेनियसली, खुद से हो रही है, ठीक है। उसे आप बोलोगे यहाँ पे होगा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। बट इन दोनों सेल में इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम तो यही मानते हैं, हमेशा यही मानते हैं कि पॉजिटिव वाला जो है वो एनोड है एंड जो नेगेटिव वाला है वो कैथोड है। हम तो यही पढ़ के गए होते हैं, लेकिन दोनों सेल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो तो ये फॉलो करता है, वो तो ये सारे काम करेगा, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? जो एनोड होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो एनोड होता है वो नेगेटिव हो जाता है एंड जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये एक डिफरेंस रहता है जो कि आएगा ही आएगा, ठीक है। आएगा ही आएगा मतलब क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो वापस से तीन डिफरेंस पढ़े दोनों सेल में। क्या क्या डिफरेंस पड़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलो वापस से याद करो इस चीज को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है हमारे पास, जो दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? E से C में कन्वर्जन होता है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में बदलता है। जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा होता है? यहाँ पे हमारे पास जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है एंड जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, एज इट इज एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो हमें ये वाली स्लाइड तो समझ में आ गई बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं सेल नोटेशन पे। अब मैंने तुमसे बोला यार सेल नोटेशन बताओ, मतलब
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो क्या तुम गैल्वेनिक सेल बनाने बैठोगे हर बार? क्या हमें हर बार गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में? नहीं। तो हम सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल नोटेशन। सेल नोटेशन क्या है? जिस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे वही है सेल नोटेशन। सेल नोटेशन भी समझने में मैम बहुत दिक्कत आती है, और सेल नोटेशन से तो मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें नोटेशन के फॉर्म में लिखा रहेगा तो हम भूल जाते हैं। सिंपल ट्रिक याद रखना, ABC। ABC ट्रिक क्या है हमारे पास सेल नोटेशन की? ABC। यहाँ पे A क्या है? A मतलब होता है एनोड, B का मतलब होता है ब्रिज, एंड C का मतलब होता है कैथोड। यानी कि जब भी हम किसी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखी होगी, फिर सॉल्ट ब्रिज लगा होगा बीच में, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है भी समझाऊंगी, एंड बाद में कैथोड वाली रिएक्शन लिखी होगी। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो एज यू कैन सी एनोड नेगेटिव, ठीक है, एनोड नेगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना, है ना? ये तो हम समझ गए, ये वाली बात तो हम कंफर्म समझ गए मैम कि यहाँ पे अच्छा डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल क्या होता है? वही गैल्वेनिक सेल ही है। डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, बट ये वो सेल है जिसमें हमेशा जिंक और कॉपर की बात हो रही होती है। एक साइड जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, एक साइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो उस स्पेसिफिक सेल को हम बोलते हैं डैनियल सेल। ठीक है, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट पे बेस्ड है नाम। अच्छा, अब रिप्रेजेंट कैसे करना है? देखो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको एक सेल के बारे में समझाती हूँ, डैनियल सेल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। होता क्या है डैनियल सेल में, एक साइड हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन रखा, एक साइड हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा, एक साइड हमने जिंक की रॉड लगा दी जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड लगा दी। ठीक है मैम, तो हमने क्या किया, बीच में सारी चीजें अरेंज करके वोल्ट मीटर वगैरह लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, स्विच वगैरह ऑन कर दिया। हुआ क्या यहाँ पे जिंक के आयंस, जो जिंक की रॉड थी उसमें क्या हुआ, एनोड है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन, मैंने तुम्हें एक चीज याद कराई थी, गिरलियो, GIRLELIO, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन होता है, एंड जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज मैंने आपको लर्न करवाई थी। ठीक है, ठीक है, सुनना ध्यान से, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो हुआ क्या, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिंक के रॉड है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गिर रहे हैं बाहर, यहां पे आ रहे हैं, मतलब जिंक नीचे आ रहा है, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर करके नीचे गिरता जा रहा है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रॉड में बैठे हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन रहते जा रहे हैं, जिंक नीचे गिरता जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है, खुद कूद जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रॉड में छोड़ता जा रहा है। अब यही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना, दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहाँ पे कॉपर बैठा था, CuSO4 में कॉपर के आयंस थे, Cu+2 के आयंस थे। इन Cu+2 के आयंस ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको पकड़ लिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे, ये सेल में हो रहा था पूरा काम। और अच्छा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, तो ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक, ये चीज समझ में आई, जिंक क्या कर रहा है, जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने रॉड में छोड़ के खुद नीचे गिर जा रहा है। फिर वो इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे हैं, कॉपर में लगा हुआ है अपने पास, कॉपर में क्या लगा है, कैथोड लगा है। कैथोड का है यहाँ पे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल है तो पॉजिटिव है कैथोड। और कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होता है रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है, जो कॉपर के आयंस है वो पकड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा कुछ टाइम बाद क्या होगा, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से मैम पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एंड दूसरी साइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। एक साइड पॉजिटिव बढ़ा और दूसरी साइड हमारे पास नेगेटिव बढ़ा, इसको ये डिसबैलेंस हो गया ना, थोड़े टाइम बाद तो सेल काम ही नहीं करेगा, एक पॉजिटिव बढ़ा दिया दूसरे में नेगेटिव बढ़ा दिया। तो हमने यहाँ पे लगाया सॉल्ट ब्रिज, क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज में अगर पाउडर और KCl सोल्यूशन हम लेते हैं, ये क्या करता है, ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक रास्ता बनाता है दोनों रॉड के बीच में। तो ये 2 काम होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, ये 2 काम होते हैं हमारे सॉल्ट ब्रिज के। तो क्या होगा सॉल्ट ब्रिज में, KCl सोल्यूशन, जहां पे पॉजिटिविटी बढ़ रही है उसको नेगेटिव आयन देता जाएगा, और जहां पे नेगेटिविटी बढ़ रही है उसको पॉजिटिव आयन देता जाएगा। हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज, मेंटेन द न्यूट्रलिटी इन द सेल,
न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। सबसे मेन काम किससे मिलकर बना है, KCl सोल्यूशन या फिर अपना, और साथ ही साथ अगर अगर पाउडर, जिलेटिन या अगर अगर पाउडर। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, इतनी बात तो हमें भाई समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सेल को रिप्रेजेंट करना सीखा, कैसे करेंगे सेल को रिप्रेजेंट, ABC। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है मैम, जिंक जो है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक जो है वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन गिराता जा रहा है और जिंक +2 में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। एनोड में ये रिएक्शन हो रही है। फिर मैम एक ब्रिज है जिसको हम डबल लाइन से शो करेंगे। अब C मतलब कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है मैम, कॉपर +2 के आयंस थे, उसने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को और वो बन गया कॉपर। तो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। जिंक था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। मेटल में क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम पॉजिटिव बनता है, Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg +2 पॉजिटिव बनता है। वैसे ही जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो वो Zn+2 बन जाएगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो कॉपर +2 से कॉपर बन जा रहा है। तो ये हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्या हमें सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई अच्छे से, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई। डैनियल सेल रिप्रेजेंटेड एज दिस, और यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, जो आयंस है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखोगे। ठीक है, ये क्या बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज बता रहा है, और बाकी सब आप समझ ही गए। अब आता है इन दोनों पे हम आते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल पढ़ा है क्लास 12th में, सॉरी फिजिक्स में। फिजिक्स में हम सभी ने पोटेंशियल पढ़ के आए हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी हम पढ़ के आए हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ के आए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये, बट ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सोल्यूशन उसमें है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला मैम ने, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, उसे ही आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। जो चार्ज की, जब चार्ज होता है तो पोटेंशियल आ जाता है हमारा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए। तो ये जो इन दोनों के बीच में सारी बातें चल रही हैं, दैट इज अपना पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अब देखो, अगर मैंने हर एक स्पीशीज जितनी भी इसमें है उन सभी के कॉन्सेंट्रेशन को बोला, जितने भी स्पीशीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हर स्पीशी का बोला कि वो यूनिटी के बराबर है, तो वो कब होगा, यूनिटी तब होगा, 1 तब आएगी वैल्यू जब आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाओगे। व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, जब हमने टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर मान लिया, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल मान लिया, ठीक है, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल मान लिया। और मुझे बताओ प्रेशर को क्या मानेंगे, प्रेशर को क्या मानेंगे हम, क्या माने प्रेशर को, एट इट्स स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कितना प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कितना प्रेशर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स जल्दी से। स्टैंडर्ड टेम्परेचर समझ गए, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। प्रेशर कितना, प्रेशर कितना, वेरी गुड, इट इज 1 atm, वेरी गुड। तो 1 atm प्रेशर मान लिया। तो ऐसी कंडीशन अगर ले ली हमने तो जो कॉन्सेंट्रेशन है हर एक स्पीशी का वो 1 के बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। परफेक्ट। नाउ द मैग्नीट्यूड, अब जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल आ रहा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है मैम, वो है क्या, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो चार्ज डिफरेंस आ रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगी, किस नेचर का मेटल लिया है तुमने, है ना, और वो कैसा स्ट्रक्चर में है, साथ ही साथ उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसके आयन में, और कितने टेम्परेचर पे आप ले रहे हो। तो इन 3 चीजों पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते कैसे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालने के लिए एट एनी कंडीशन या एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर कोई मुझसे बोले E0 ऑफ सेल निकालो, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आप क्या बोलोगे, जो भी E0 ऑफ कैथोड है माइनस कर देना E0, नॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो E0 ऑफ सेल अगर मुझे निकालना है तो मैं बोलूंगी E0 ऑफ सेल जो होगा वो बराबर होगा जो भी उसके कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस E0 ऑफ एनोड, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ठीक है, सुनना। ठीक है, ये वाली बात तो सबको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली, ये तो सबको क्लियर होगा। E0 ऑफ सेल क्या है, E0 ऑफ सेल है E0 ऑफ कैथोड में से माइनस कर देंगे E0 ऑफ एनोड। अब एक बात है जो क्वेश्चन हमें अगेन फंसाएगा, वो देखो नॉर्मल E0 ऑफ कैथोड की वैल्यू दे देगा, E0 ऑफ एनोड की वैल्यू दे देगा। ठीक है, आपसे अभी नर्स इक्वेशन वगैरह समझाएंगे, उसमें सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, अब वो आपसे बोलेगा कि यार सुनो, आपको ना नर्स इक्वेशन एकदम दूर का क्वेश्चन है और उसमें ये भी लगाना है, एक ऐसा क्वेश्चन अभी हम समझेंगे उसके बारे में, तो उसमें ना E0 की वैल्यू भी रखनी थी। अब जब E0 रखना है, मैंने देखा E0 कैथोड गिवन है, बढ़िया से एकदम खुशी खुशी मैंने देखा E0 कैथोड गिवन है, E0 एनोड गिवन है, उठा के E0 ऑफ सेल निकाल लेंगे। बट मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी कि क्या नहीं ध्यान दिया कि जो E0 ऑफ सेल है वो होता है
ई नॉट ऑफ कैथोड में से ई नॉट ऑफ एनोड को माइनस कर दो, सही है एकदम। और मैम ये दोनों वैल्यू गिवन है आपने बोला तो इजीली आ जाएगा ना, नहीं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए। ध्यान से देखना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन, गिर लियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए। मैं आपको इसे क्वेश्चन से तो कल समझाऊंगी, बट अगर आपने उस टाइम पे बोला कि मैम हमें नहीं समझ में आया ये बात, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, ये कैसे हो गया, हमने तो कैथोड और एनोड को माइनस कर दिया, सिंपल वही तो करना था, तो फिर कल तुम समझना, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल रखना है हमें दोनों का। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो क्या करेंगे, एनसीईआरटी। तो आप जो बोल रहे हो उसमें एक जगह रिडक्शन पोटेंशियल है, चलो हमने लगा दिया फॉर्मूला। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम क्या करेंगे, तो फिर दूसरा फॉर्मूला याद रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उन दोनों में बस एक माइनस का डिफरेंस होता है, दोनों में बस एक माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में एक माइनस का। मतलब अगर मैंने तुमको बोला जो वैल्यू गिवन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है तो कुछ नहीं करना, फिर रिडक्शन पोटेंशियल में बताने के लिए उसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है, फिर उसके लिए उसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हमें ये वाली बात भी समझ में आ गई, क्या हमें ये वाली बात भी समझ में आ गई, पक्का, चलो ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किस पे डिपेंड करती है ये भी हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ठीक है मैम, आपने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो चीजों के बीच में हो रहा है ना। मान लो हमारे पास केवल एक हाफ सेल होता तो क्या करते हैं हम, मतलब अगर दोनों सेल है तो हम ज्वाइन करके ये सारी चीजें कर लेंगे जो आपने बोला। एक हाफ सेल है केवल, मतलब सिर्फ जिंक सल्फेट वाला सेल था, कॉपर ही नहीं है उसमें। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, कैसे निकालूं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चूज किया गया और वो होता है हमारा SHE, शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, SHE रिफर करता है इलेक्ट्रोड को जिसे एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया है। क्यों माना गया मैम, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो अगर मैंने बोला कि यार पता है एक स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, एक स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, उस क्लास में किसी से कंपेयर कर रहे होंगे, है ना, कोई है वो बहुत सुंदर है, समवन इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट डज दिस मीन, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, अब हो सकता है किसी और से वो कम ब्यूटीफुल हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये कंपैरिजन है कहीं ना कहीं, है ना, हम किसी ना किसी से रिलेट करके ये चीजें निकाल रहे हैं, ये डायरेक्ट फैक्टर नहीं, ये रिलेटिव फैक्टर, रिलेट हो रहा है ये चीजें। सिमिलरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे होता है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मुझे किसी से रिलेट करके निकालना है। मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले उसका नहीं निकाल सकती, मैं जिंक का जो जिंक वाली हमारी हाफ सेल थी उसका अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो दूसरे सेल को लाना पड़ेगा, उससे रिलेट करके देखना पड़ेगा। तो अगर कोई और सेल नहीं है तो स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन को, ठीक है। तो चोजन टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर इलेक्ट्रोड्स का, तो इससे हम हर एक इलेक्ट्रोड को कंपेयर करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। वही सेम कहानी। अब सुनना, अगर मान लो मुझे कॉपर का निकालना है तो भी मैम आप इसको ले आओगे, हाइड्रोजन पोटेंशियल वाले को, है ना, SHE को ले आओगे। तो जब हम जिंक को लेके आते वो एनोड, जिंक हाफ जो था वो एनोड वाला सेल था, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन लाए। और एक बार आप बोल रहे हो कॉपर का निकालना है तो कॉपर वाला हाफ सेल लेके आए, उसके सामने हाइड्रोजन लेके आए, कॉपर वाला कैथोड का था, तो अब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका 0 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका तो 0 होता है, तो ये कैथोड की तरह और एनोड की तरह दोनों की तरह काम कर सकता है। तुम किसी को भी लेके आके इससे कंपेयर करके उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लैटिनम फॉइल लगाई जाती है, ब्लैक प्लैटिनम इसको बोलते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब देखो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, हम एक का अगर हमें किसी का भी निकालना है तो हम इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसी के सामने आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन का होता है, एज यू कैन सी इट इज 0, ये 0 के बराबर आता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, ये वो सीरीज है, एक लिस्ट है सीरीज की जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से ये रखा गया है। ऊपर से नीचे आते टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे आते टाइम इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी।
क्या तुम सभी एक क्वेश्चन देने के लिए रेडी हो? क्वेश्चन का आंसर मतलब एक क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो सपोज लिथियम है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का गिवन है -3.05 वोल्ट। ये क्या है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने बोला इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ मुझे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। कोई मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता सकता है? इन द चैट बॉक्स मुझे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। आप बताओ क्या होगा, ठीक है। फिलहाल अच्छा, ऊपर से नीचे आते टाइम क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते टाइम इस तरीके से अरेंज किया है कि नीचे आते टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो माइनस से वैल्यू शुरू है और पॉजिटिव पे वैल्यू जा रही है। वेरी गुड, सुपर्ब। करेक्ट आंसर है इसका प्लस का 3.05, क्योंकि हमें पता है दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस होता है। वेरी गुड, ठीक है। सीरीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दिस वेरियस इलेक्ट्रोड्स वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखने के लिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ा दिया तो क्या रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी? तो हमें एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की, जो रिड्यूस होने की पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतनी जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लेकिन जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर, यानी कि ये इन दोनों में आपस में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है एंड ये दोनों आपस में क्या कहते हैं इनवर्सली होते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वह रिड्यूसिंग पावर और एसआरपी का पूछो तो वो दोनों भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरीके से अगर पूछ लेगा तो हम इसको भी कर लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरीके से होगा। तो ये हो गया भाई, रिड्यूसिंग पावर का जस्ट ऑपोजिट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब हम आते हैं नर्स्ट इक्वेशन में। नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा इससे नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन? नोट कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन? हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल पढ़ा है ना, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड है तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लगा दिया। अब कोई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी प्रेशर, किसी भी जगह पूछ ले तो हम लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एम्पायर्स द अकरेंस ऑफ सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड है तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, नॉन स्टैंडर्ड है तो हमें नर्स्ट इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ये रिलेट करता है मेजर ऑफ सेल पोटेंशियल के बारे में बताता है, ठीक है, एंड हमें पूरी तरीके से वैल्यू देता है। नाउ नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल ई ऑफ सेल, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन में, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बराबर होता है जो भी उसका पहले स्टैंडर्ड पोटेंशियल तुमने निकाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो तुमने स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला है, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल, उसमें से माइनस कर देना 2.303 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं कुछ नहीं समझ में आएगा तो तुम यहाँ पे समझना। लेट्स अंडरस्टैंड, ऐसा करते हैं, इसी पे एक वैल्यू ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, कोई डेरिवेशन आनी नहीं है तो आप मत पढ़ो, ठीक है, आप मेन फॉर्मूला न्यूमेरिकल आएगा उस पर ध्यान देना। ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में ही पावर लगेगी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इतना बड़ा फॉर्मूला क्या हमसे एग्जाम में पूछेगा? क्या हमसे क्वेश्चन इससे आएगा? एक्चुअली में आएगा, बट जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो उसमें आपको दूसरा फॉर्मूला, मतलब बहुत 1% चांस है कि क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब आपके में तो ना के बराबर चांस है, तो 99% चांस क्या है या 100% क्या चांस है? तो वो ई ऑफ सेल निकालने को बोलेगा, बट उस टाइम पे आप जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप नहीं निकाल सकते, फैराडे कांस्टेंट है ये एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नोट करो, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे थे तो एन की वैल्यू उसके लिए 2 हो जाती। एफ होता है फैराडे कांस्टेंट 96,500 के बराबर, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब देखो, ठीक है, ठीक है, अब ये रखनी है, हमें रखना है आर की वैल्यू, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314, ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को रख देना है 298 केल्विन पे, ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। बस ये कंडीशन अगर मैंने रख दी तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा। वो क्या होगा? ई नॉट ऑफ सेल में से माइनस कर देना 0.0, यहाँ पे माइनस कर देना 0.059,
ठीक है, log बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और n से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमें ये चीज़ याद रहेगी। सुनो वापस से बताती हूँ पहले तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है। नर्स्ट इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो जो ई ऑफ सेल है वो बराबर हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल में से माइनस करना पड़ेगा 2.303। ये कहाँ से आया होगा, ये लॉग वॉक की वैल्यू रख के आई है, लॉग एक्सपोनेंशियल को हटा के लॉग बेस 10 में करने पर ये आता है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला था। बट हमें जब वो पूछेगा तो हमें पता है हर बार आर की वैल्यू सेम रहने वाली है। हर बार हमारी लिख लो इसमें आर कॉमा टी कॉमा एफ, इसको हमने बोला कि ये हमेशा सेम रहने वाला है, कांस्टेंट, सेम नहीं कांस्टेंट, ये तीनों तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो जब हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तब हमें दूसरा फॉर्मूला मिला, यानी कि जो ई ऑफ सेल है वो ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अराउंड 0.06 के बराबर है ना। तो अगर कैलकुलेशन बहुत टाइम लग रहा हो तो आप उसके नियरली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 0.059 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, बार बार बोल रही हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अगर तुमने इसको गलती से भी रख दिया कि ये नंबर ऑफ मोल है तो कुछ नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो जो आगे वैल्यू लगती है वो होता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे 2 टाइम्स ऑफ Zn लिखा है तो उसके मतलब मैंने बोला Zn से बन रहा है समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ Zn समथिंग, मान लो अभी कल क्वेश्चन से भी समझा दूंगी। तो Zn की पावर उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये होता है अपना पूरा का पूरा नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, थम्स अप कर दो अगर हम सभी को नर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई है। ये जैसे डैनियल सेल के लिए लिखा था, दिस इज फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होता है, उसमें सिर्फ जिंक और कॉपर का हम वो लेते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों सेल, तो उसके लिए वो लिखा हुआ है कि जिंक को ऊपर रखोगे कॉपर को नीचे रखोगे, है ना, जिंक से कॉपर बन रहा है, तो वो था। ठीक है, कल हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन हो गया, अरहेनियस इक्वेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, क्या हमें ये समझ में आ गया, गारंटी ले लो क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नंबर का आएगा, 1 नंबर का नहीं आएगा, अच्छे नंबर का आएगा, 2-3 नंबर का आता है। ठीक है, चलो पूरा बेसिक्स है, पूरा पूरा पूरा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना, लेना हो तो कहीं साइड होना तो बता देना, और साथ ही साथ पीडीएफ मिल जाएगी वैसे बाद में, और कोशिश करना खुद से लिखते हुए। चलो भाई, मुझे लग रहा है इसका लास्ट टॉपिक है इस स्लाइड, इस वाले चैप्टर का। नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, इस चैप्टर में, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। चलो तो हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमने 11th में भी पढ़ा था। होता क्या है, ये हमें बताता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, जो रिएक्शन हो रही है वो खुद से होगी या उस पर हमें कोई फोर्स देना पड़ेगा। तो दैट इज अपना स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की। तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी इज द अवेलेबल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की जिसे हम यूज कर सकते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में उस रिएक्शन के। ठीक है, और चेंज जो गिब्स फ्री एनर्जी का आता है, यानी कि जो डेल्टा जी आता है, वो बताता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है वो खुद से होगी या नहीं होगी। तो डेल्टा जी अगर मैं निकालती हूं तो वो बराबर आता है -NFE, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा N जो आता है, डेल्टा G सॉरी जो आता है वो होता है -NFE। G क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, N क्या है, वही सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, F क्या है, वही सेम, फेराडे कांस्टेंट जो कि होता है 96,500 के बराबर। E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, अच्छा, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन ले लूं तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब भी लगा सकते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर मैंने ले ली तो उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज इक्वल्स टू माइनस का NFE, और E भी हम नॉट में लिखेंगे, E नॉट ऑफ सेल। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आया ये बात सभी को, समझ में आ गया। और हाँ अगर हमारी, ये तो आप 11th में पढ़ के आओ तो मुझे बताना जरा, अगर डेल्टा जी जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है तो हमारा मतलब ऐसे समझ लो, डेल्टा जी लेस देन वगैरह से मतलब नहीं, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, क्योंकि ये भी हमसे जब
मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में कुछ पूछ लिया, दूसरे नंबर में गिब्स फ्री निकालने को दे दिया, गिब्स एनर्जी, और तीसरे में पूछ लिया बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तुम मुझे बताओ अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन गिब्स एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, तो रिएक्शन, क्या बात है भाई, आंसर्स भी आ गए साथ में। ढूंढ लेती हूँ मैं। सबसे पहला आंसर दिया हमें सोनम ने, वेरी गुड, देन विशु, देन इंदु, देन यश, देन गौरव एंड सो ऑन। सभी ने एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर दिया है। द आंसर विल बी स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर गिब्स एनर्जी जो आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एंड अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्वेश्चन आएगा, हमको फंसाएगा, हम इसमें नहीं फंसेंगे। क्या हमें ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया गिब्स एनर्जी का? जल्दी से, क्या हमें गिब्स एनर्जी भी समझ में आ गया अच्छे से? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अब थोड़ा सा फिजिक्स में जाते हैं। रेजिस्टेंस हम पढ़ के आए है ना, हम पढ़ के आए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, ऐसा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ऑब्स्ट्रक्शन जो लग रहा है, जो उसको रोक रहा है, करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, दैट इज अपना क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। कंडक्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रोक रहा है फ्लो ऑफ चार्ज को, और कंडक्टेंस जाने दे रहा है ना। कहते हैं ये कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, ये बैड कंडक्टर है, रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है। क्या आप जेईई नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो? तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मोशन आप सबके लिए लेकर आया है मोस्ट, दैट इज मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 11th, 12th एंड 12th पास स्टूडेंट्स। एक ऐसा टेस्ट जो आपको मौका देगा अप टू 100% स्कॉलरशिप पाने का। यस, यू हर्ड मी राइट, अप टू 100% स्कॉलरशिप इन ऑल जेईई एंड नीट क्लासरूम कोर्सेज। एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप इंस्टेंटली ले सकते हो राइट आफ्टर द टेस्ट। सबसे कन्वीनियंट बात, आप इसको घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हो। मैम रजिस्ट्रेशन का क्या? तो रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चों बिल्कुल फ्री है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस। मोस्ट के थ्रू आपको मौका मिल सकता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जिसका मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो है और बेस्ट फैकल्टी पूल है। तो बिल्कुल भी देर मत लगाओ, सोचो मत, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो और अभी के अभी अपने आप को मोस्ट के लिए रजिस्टर करवाओ। ठीक है, तो दैट इज अपना गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, और इसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है कंडक्टेंस। अच्छा, कंडक्टेंस होता क्या है? ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। सॉरी, अभी तो कंडक्टर बोल रहे हैं। कंडक्टर क्या होता है? ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो ऑफ करंट को जाने देंगे, या हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन को पास होने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देंगे, दैट इज अपना कंडक्टर्स। कंडक्टेंस क्या होता है?
ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा है, किसी को याद है? किसी को याद है आर के बारे में क्या पढ़ा है? रो एल अपॉन ए, ये हम फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऑपोजिट। घुमाओ इस फॉर्मूले को, घुमा दो पूरा। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट 1 बाय आर होता है। तो क्या हो गया? ए ऊपर चला गया है ना, रो नीचे आ गया, एल नीचे आ गया है ना, ए ऊपर चला गया, बाकी दोनों चीजें नीचे आ गई, तो ये अपना कंडक्टेंस हो गया। क्या हो गया? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर किसी को यूनिट याद हो तो वो ओम होती है, ओम, है ना। तो कंडक्टेंस की यूनिट उसके ऑपोजिट हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। केमिस्ट्री में जब भी ओम इनवर्स आता है तो उसका नाम होता है सीमेन, एस से डिनोट करना, सीमेन, एस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी यूनिट। समझ में आया? कंडक्टेंस समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये होती है, ये है ना, रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी हम समझ गए। अब मतलब रेजिस्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी को ऑपोजिट कर दो, यानी कि इसको आप डिनोट करते हो ऐसे के बना के, दैट इज कप्पा। इट इज प्रोनाउंशिएटेड एज कप्पा। के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। सिंपल तरीका क्या याद किया हमने? कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो 1 बाय आर। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के ऑपोजिट है, यानी कि 1 बाय रो, 1 बाय रो। क्या हम यहाँ से रो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको ऐसे डेरिवेशन नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रो का फॉर्मूला निकालती, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि रो कितना आ रहा होता? आर ए डिवाइडेड बाय एल, है ना। वो पूरा फॉर्मूला वहां पहुंच जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल, मतलब क्या है? एल ऊपर चला गया, मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आएगा। अब मैम ने ये फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये एल बाई ए कुछ होता है, ये एल बाई ए का कुछ नाम होता है, जो हमने 1 अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल, मतलब क्या है? एल ऊपर चला गया, मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आएगा। अब मैम ने ये फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये एल बाई ए कुछ होता है, ये एल बाई ए का कुछ नाम होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। चलो बता देती हूँ, इट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बता लैग आ रहा है? लैग तो नहीं आ रहा यार। कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस कप्पा? इसकी यूनिट क्या होगी यार? सोचो, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी उसका ऑपोजिट, या आप यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो, है ना। 1 अपॉन ओम, और वो क्या है? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन ओम एंड मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक मीटर तो कैंसिल हो गया होगा, तो 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, यानी कि क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा एक बात और, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में ये मीटर जो है, इसको बहुत छोटी छोटी यूनिट हो गई। अभी क्यों छोटी यूनिट होगी उस पर भी हम आएंगे। तो इसे आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसी को आप बोलोगे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हमें ये भी समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। क्या हमें ये लाइन भी समझ में आ गई बहुत अच्छे से? इन द चैट बॉक्स थम्स अप आ जाएगा तुमको ये भी समझ में आ गया हो। जल्दी से 1 by r, opposite, conductance is opposite of resistance and conductivity is opposite of resistivity। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे? अब बाकी जो डेफिनेशन लिखी आप पढ़ सकते हो, डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुमसे। मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, चार्ज जो भी है थ्रू अ कंडक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे कितने ईज से ये हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, उसके बारे में बोल रहे हैं, डेफिनेशन नहीं आएगी। अब हम आते हैं सेल कॉन्स्टेंट पे। अब सुनना सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है। एक सेल में हमने बोला लेंथ अपॉन एरिया इस कंडक्टिविटी, है ना, मतलब जो कंडक्टिविटी निकाला है 1 अपॉन आर और इनटू जो भी अपना लेंथ अपॉन एरिया आ रहा था। ये लेंथ और एरिया है किसका? एक इलेक्ट्रोड सेल में, एक जो हमारा सेल है उसमें क्या लगे हैं? उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, है ना। सेल में 2 रॉड लगी हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड, और साथ में नीचे कुछ सोल्यूशन भी है ना। तो जो इलेक्ट्रोड की लेंथ है, लेंथ एल क्या है? अच्छा पहले सेल कांस्टेंट होता क्या है? इसे आप जी से डिनोट करते हो, और ये होता है एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ बिटवीन, एल क्या डिनोट कर रही है? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एंड ए क्या डिनोट कर रहा है? एरिया बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। सॉरी ऑपोजिट लिख दिया, लेंथ बिटवीन
इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है वो L है और उस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो A है। ठीक है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा लेंथ अपॉन एरिया, वो हो गया हमारा लेंथ अपॉन एरिया। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्यों बोल रही थी मीटर नहीं सेंटीमीटर लेना। एक बात बताओ कि 1 मीटर कितना ज्यादा, मान लो ये 1 मीटर है हमारा, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड होगा? नहीं, इलेक्ट्रोड सेल तो इतना सा है, तो बगल बगल में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, तो सेंटीमीटर में आती है उसकी यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए हम हर जगह सेंटीमीटर लगा रहे होते हैं, तो ये नोट कर लेना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो डायरेक्ट यूनिट है ना, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स विल बी द यूनिट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का जो एरिया है एंड जो उनके बीच की लेंथ है, thus the cell constant only depends on the distance between the electrodes and area of the electrodes। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा m से हम इसको डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। m इज कैपिटल M, मोलारिटी। ठीक है, अब समझो होता क्या है। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है हमारे पास जितनी भी कंडक्टिविटी एक सोल्यूशन की है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, उसे डिवाइड कर दो उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, सिंपल टर्म्स में, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। एक और टर्म पूछ लेता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक और टर्म हमसे पूछता है विच इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नोट करते जाना, कल न्यूमेरिकल में हर चीज हम लगाएंगे। ये लैम्डा ई से इसको हम डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा ई। ये होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n, नॉर्मैलिटी। इनफैक्ट इन दोनों के बीच का एक रिलेशन भी होता है, विच इज लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा ई इंटू n फैक्टर। दिस इज n फैक्टर। कोई मुझे बताएगा ये n यहाँ पे क्या है? इट इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये n क्या है? ये n क्या है? इट इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स। लैम्डा ई इंटू n क्या है? इट इज नॉट नॉर्मैलिटी क्योंकि वो स्मॉल n है, इट इज n फैक्टर। तो ये n फैक्टर हमें किसके बारे में बताता है? अभी भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, तो जल्दी से बता दो ये क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ। ये हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नो, इट इज नॉट नॉर्मैलिटी। हाँ एग्जैक्टली, n फैक्टर। एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH नेगेटिव एंड ये सब। ठीक है, हाँ, वरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड ऑल। चलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा m इंफिनिटी से हम डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने किसी एसिड में बहुत सारा पानी मिला दिया, मतलब मैंने उस एसिड को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, है ना, डाइल्यूट कर दिया एसिड को, उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर दिया। यही होता है? यस मैम। तो डाइल्यूशन बढ़ा दिया मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, यही किया हमने। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब कोई चीज 100% डाइल्यूट हो जाए, अब इससे ज्यादा पानी मिलाने में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सो इट इज ए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और अप्रोक्सीमेटली जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो पूरा कम हो गया होगा ना, क्योंकि डाइल्यूशन पूरा बढ़ गया है ना, क्योंकि पूरी तरीके से डाइल्यूशन बढ़ गया। सही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम होता है कुलरॉश लॉ। व्हाट इज कुलरॉश लॉ? कुलरॉश लॉ कहता है, एक ग्राफ भी मैंने आपको इसका बनवाया था, मतलब ग्राफ वाले वीडियो में भी आप देख सकते हो। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो भाई अगर मैं लैम्डा m डिवाइडेड बाय रूट कंसंट्रेशन का अगर मैं निकाल लूं, या फ्रैक्शन जो अंडर रूट ऑफ c है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखूं, तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे ऑब्टेन हो जाता है, लैम्डा m इंफिनिटी आ जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वही अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का बोलूं तो उसका लैम्डा m इंफिनिटी हम ग्राफ के थ्रू नहीं निकाल पाते, ये मिलता ही नहीं है हमें, ऑब्टेन ही नहीं होता है हमें। ठीक है, तो कुलरॉश लॉ किसके लिए लगता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या मैम स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बट हमें स्ट्रॉन्ग तो ग्राफ से भी मिल जाता है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए हम निकालते हैं अपना कुलरॉश लॉ। नहीं समझ में आया? मुझे पता है, तो मैं कुछ भी समझाती हूँ। एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, यानी कि मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला एसिटिक एसिड होता है,
CH3COOH, तोड़ दो इसे। तुमने बोला ठीक है मैम CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना, यही तुमने बोला, हमने कहा। मैंने बोला अच्छा सुनो ना, ये क्या है, ये एक वीक एसिड है। मैम ने जो एग्जांपल लिया थोड़ा सोच समझ के लिए, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, मुझे पता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मैम। मैंने बोला इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताओ, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH बताओ। तो तुम क्या बोलोगे कि इसके जो कैटायंस और एनायंस हैं, इसके जो कैटायंस और एनायंस हैं, उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। यानी कि लैम्डा m इन्फिनिटी, जो भी इसका कैटायन है, कैटायन देखो क्या है, कुछ भी ले लो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैटायन, है ना, जैसे कैटायन में H प्लस रख देना, प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ इट्स एनायन। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आता है कुलरॉश लॉ, ये आता है यहाँ पे कुलरॉश लॉ। समझ में आया कुलरॉश लॉ क्या होता है? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, वेरी गुड, इट इज द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बता रहा होता है, इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंसेस ऑफ आयंस एंड कैटायंस, जो हमने लिखा है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अगेन। अच्छा सुनना, CH3COOH को जब तोड़ा तो क्या हुआ होगा, ऐसा करते हैं, इसको यहां से हटा के ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे क्या था, इंफिनिटी। ठीक है, सुनना मेरी बात, CH3COOH, ये तो मैं दिख रहा है लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये ब्रेक हुआ CH3COO नेगेटिव एंड मैम H पॉजिटिव। मैंने बोला हाँ सही कह रहे हो, सही है। अच्छा, इनिशियल टाइम पे जब टाइम 0 है, एकदम इनिशियल कंडीशन में, मुझे बताओ क्या मुझे प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं बताओ इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है, तुम बोलोगे मैम मान लो C मान लो, तो मैम पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट का ही है। प्रोडक्ट का मैम प्रोडक्ट थोड़ी बना होगा, टाइम जब 0 है तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, उस टाइम पे तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा हमारे पास। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला सुनो, टाइम कुछ T मान लिया, टाइम जो है वो T मान लिया, थोड़ा आगे बढ़ी रिएक्शन। अब बताओ, अब तुम बोलोगे मैम इसका कंसंट्रेशन कम होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो हम अल्फा मान लो, अल्फा टाइम्स ये कम हुआ, C माइनस अल्फा, है ना, और ये क्या है, ये C अल्फा और C अल्फा बन गया, है ना, जितनी बार वो कम हुआ उतने टाइम ये बढ़ा। तो अगर मैंने तुमसे बोला एक सेकेंड, कॉल वॉल सब काट दूं सबकी, ठीक है, हाँ परफेक्ट। अरे यार तुम लोग फिर अब देखो, न्यूमेरिकल जो होंगे हमारे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे दैट विल बी डूइंग टुमारो, सारे के सारे, बट न्यूमेरिकल बनेगा तो यहीं से, फिर आ जाओगे तुम, फिर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है, चलो अब इसका अगर मुझसे बोल दिया कि यार Kc की वैल्यू बताओ, ये तो 11th का है, ये तो 11th का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तुम्हें नहीं याद है तो मैं तुमको बताती हूँ, ये आता है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, C में से C अल्फा माइनस होगा, माइनस C अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा देखूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से 1 माइनस अल्फा, चल लिख देते हैं, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन आएगा, 1 माइनस अल्फा, C में से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी मैं समझाती हूँ तुम्हें, मुझे पता तुम कंफ्यूजन तुम्हारी जो है ना वो बढ़ती ही चली जा रही है, धीरे धीरे जो हमारी कंफ्यूजन है मैम वो बढ़ती ही चली जा रही है, बट मैं तुमको समझाऊंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू, वो आता है लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन लैम्डा m। ये क्या आता है, ये आता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑपोजिट लिख दिया, एक सेकेंड, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सुनना, हर चीज़ को हम समराइज करते हैं, मुझे पता है तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ गई, हम हर चीज़ को समराइज करते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात को। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम हो गया, है ना, और उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया मतलब उसकी मोलारिटी कम हो गई, है ना, और मोलारिटी कम हो गई तो हम बोलेंगे उसका लैम्डा m की वैल्यू जो है वो उस पर डिपेंड कर रही है, वो अपनी क्या हो जाएगी, लैम्डा m क्या होता है, मोलारिटी अगर कम हुई तो लैम्डा m बढ़ गया, मतलब कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो जो लैम्डा m की वैल्यू है वो क्या हो रही है, उस पर कुछ चेंज दिख रहा है। तो बेस लैम्डा m है क्या, लैम्डा m है क्या, मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है,
हम बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा एम इन्फिनिटी, यानी कि पूरा डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन ही डाइल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, तो उस टाइम पे हम ये निकाल रहे हैं। तो ये हम निकालते हैं कि जो भी लैम्डा एम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है, लैम्डा एम इन्फिनिटी उसके कैटायंस की लिखो प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी उसके एनायंस की लिखो। ठीक है मैम, समझ गए। ये लैम्डा एम इन्फिनिटी अगर ऐसे बोल देगा तो हम कर लेंगे, बट हमें क्वेश्चन में घुमाता है, हमें कई बार कभी ये दे देगा, तो हमें पता है कई बार अल्फा से घुमाएगा। अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा क्या बोल रहा है? जो भी लैम्डा एम है डिवाइड कर दो लैम्डा एम इन्फिनिटी से। लैम्डा एम को किससे डिवाइड करोगे? लैम्डा एम इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे। ठीक है, परफेक्ट है, यस मैम। और हमें कई बार बोल देगा कि यार तुम्हें ना मैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा हूं, अब इसकी वैल्यू दे दी मान लो, अब हमें लग रहा है इसकी वैल्यू दे दी, वो कहाँ यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा, तो हमें एक और फॉर्मूला पढ़ना है कि जो सी अल्फा स्क्वायर है, सी मतलब वो जो कॉन्सेंट्रेशन है इनटू अल्फा का स्क्वायर। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा क्या है? अल्फा वो वैल्यू है, ये कॉन्सेंट्रेशन जब ये कम हो रहा है तो दैट इज अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्या हमें ये बात समझ में आ गई? क्या हमें ये बात समझ में आ गई? इन द चैट बॉक्स जल्दी से मेरे पास थम्स अप आ जाए, जल्दी से मेरे पास थम्स अप आ जाए। कल हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, और जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर तब मत बोलना मैम हमें नहीं आ रहा है, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। जब मैंने स्टडी अब्रॉड का सपना देखा, हमें इसका क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। अगर थम्स अप आ जाए तो मैं समझ जाऊंगी कि हम कर लेंगे इसका क्वेश्चन। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। थम्स अप आ गए, परफेक्ट। अगर 1% भी डाउट रह भी रहा है, देखो वैसे तो मैं पूरा क्लियर कर दे रही हूँ, अगर रह भी रहा है तो तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगी चीजें। अगर इन केस, वैसे रखना नहीं है डाउट कोई भी, ठीक है, कोई भी डाउट। सी यहाँ पे सी क्या है? सी क्या है? इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन था, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पहले पूरे के पूरे सी के पार्टिकल्स थे, मतलब पहले पूरा का पूरा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन था, तो दैट इज सी अपना। ठीक है, अल्फा मतलब जो कम हो गया है ना, अल्फा का मतलब पहले सी का कॉन्सेंट्रेशन था, अब सी के कॉन्सेंट्रेशन में कितना कम हुआ तो सी अल्फा। ठीक है, तो वो अपना जितना भी पार्टिकल टूट रहा है जिसमें, वो बता रहा है, दैट इज अपना अल्फा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज फेराडेज लॉ। लास्ट है ना, और तो इसमें कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, अभी तो बैटरीज वाला यार लर्निंग पोर्शन है, दैट यू हैव टू लर्न। फिलहाल अभी इसको हमें यही समझना है। ठीक है, कुलरॉश लॉ हो गया हमारा, कुलरॉश लॉ हो गया। सुनो मेरी बात, एक और चीज डाउट यार, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं दैट विल बी सॉल्विंग टुमारो। कल हम न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट वाले कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कल ही बताया था यार, सारी चीजें तो कल बताई हैं। ठीक है, अल्फा भी बता दिया दोबारा। अब आते हैं फेराडेज लॉ पे। अब हम जो भी इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं, तो माइकल फेराडे ने हमें इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालने में हेल्प करी। तो माइकल फेराडे डिस्क्राइब्ड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में सारी कहानी पढ़ रहे हैं उसे कैसे नंबर्स के टर्म्स में पढ़ सकते हैं, है ना। जो हम बोल रहे थे कि इतने इलेक्ट्रॉन गए, इतने इलेक्ट्रॉन आए, ये हुआ वो हुआ, उसे नंबर्स के टर्म्स में पढ़ने के लिए हमारे पास 2 लॉ हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ होते हैं, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी जितना भी अमाउंट होगा एक केमिकल रिएक्शन में, अमाउंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में हो रहा हो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे करंट की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना तुमने उसमें पास किया है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ में आया? समझाती हूँ। जो भी मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के। क्यू पढ़ा है? चार्ज, है ना, क्यू पढ़ा है, चार्ज। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, है ना, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, फिजिक्स में पढ़ के आए होगे। तो यहां से एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू को आप बोल सकते हो आई इंटू टी। नाउ आई हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब आप इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, तो यहां से फॉर्मूला आएगा एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी। जेड क्या होता है? ई सी ई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज दिस जेड? दिस इज ई सी ई। व्हाट इज दिस एम? दिस इज मास। इलेक्ट्रोड्स में जो मास लग रहा होगा दैट इज एम। व्हाट इज दिस आई? इट इज करंट। व्हाट इज दिस टी? मैम टेम्परेचर, टाइम। ठीक है, टाइम। तो ये होता है अपना क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या याद कर लो जेड आई टी। कौन आई टी? जेड आई टी। कौन आई टी? जेड आई टी। एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी। कौन आई टी? जेड आई टी। ठीक है, m is equals to ZIT. What is Z? It is electrochemical equivalent. Z क्या है? Electrochemical equivalent है। Z क्या है? Electrochemical equivalent है। अब हमसे क्वेश्चन में Z ही नहीं देता है वो। फिर हम सोचते हैं एग्जामिनर अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन दिया हमको, बट फिर वो क्या करता है? फिर घुमा देता है, Z की वैल्यू नहीं देता। अब Z की वैल्यू नहीं देगा तो क्या देगा? वो तुमको अलग अलग वैल्यू दे देगा। कभी इक्विवेलेंट मास दे देगा। Z होता क्या है? Z इज इक्वल्स टू, यहां से ये भी नोट करो, Z इज इक्वल्स टू
इक्विवेलेंट मास अपॉन एफ, इक्विवेलेंट मास। अब मैंने तुम्हें नॉर्मेलिटी समझाते टाइम इक्विवेलेंट मास मत समझाया था। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? जो भी मोलर मास है, यहीं पे लिख लो, जो भी मोलर मास है, मोलर मास है, दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है। जो भी मोलर मास है उसे डिवाइड कर देना x से। अगेन x क्या होता है मैम? x वही एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH नेगेटिव, और अगर हमारे पास सॉल्ट और ये सब है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ही ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लोड कर लेना भाई। समझ में आया? देखो कितने प्यार से मैंने तुमको फॉर्मूला भी बताया, ठीक है? इतने अच्छे से मैंने तुमको फॉर्मूला भी समझाया। कोई कुछ लिख रहा था उसी को रीड कर लिया मैंने। चलो कह रहे यहाँ पे आओ, क्या बोला मैम ने? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पे। तो चार्ज होता है I इंटू टी, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो Z लग जाता है, M इज इक्वल्स टू जेड आई टी। कौन आई टी? जेड आई टी, ठीक है। Z होता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z निकालते कैसे हैं? Z निकालने का फॉर्मूला होता है E अपॉन F, इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन X, ठीक है? तो ये गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ सिंपल था। सेकेंड लॉ क्या होता है? जो मास होता है किसी भी एक का, जब आप सीरीज में लगा देते हो उसे, जब आप अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस को सीरीज में लगा देते हो, और जो लिबरेट होता है सब्सटेंस सेम क्वांटिटी में होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, वही प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के। नहीं समझ में आया? समझना। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, या ऐसा ना बोलते हुए हम बोलेंगे M1 अपॉन M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड लॉ, ये आ गया हमारे पास सेकेंड लॉ। परफेक्ट। तो यानी कि ये क्या, M क्या है? मोलर मास। ये मोलर मास है, ये इक्विवेलेंट मास है। वो मोलर मास है और वो इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास निकालना हम सीख गए ना, मोलर मास अपॉन x है ना, तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट लॉ वापस से बता दूं, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो भी अमाउंट है, सिंपल बस इतना याद रखो, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हो रहा होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे करंट के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुम जो पास कर रहे हो, यानी कि चार्ज है ना, जो तुम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, यानी कि जो तुम चार्ज पास कर रहे हो, ठीक है? तो वही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, Z वैल्यू आएगा, और Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, तो पुट कर दिया हमने उसे, ठीक है? क्या हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट में ना बैटरीज के बारे में लिखा है, सिंपल सुन लेना यार। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल वो होते हैं जो कि अकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज, जिसमें एक बार रिएक्शन होगी, दोबारा रिएक्शन नहीं होगी। पहली चीज, इसको वापस से हम यूज नहीं कर सकते। ये क्या होगा? इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, इट कैन बी रिचार्ज्ड एंड ऑफ कोर्स उसको बार बार यूज भी कर सकते हैं। अब प्राइमरी सेल के अंदर दो सेल आते हैं, लेक्लांचे सेल एंड मर्करी सेल। यहाँ पे इक्वेशन लिखिए, याद कर लेना, 1-2 मार्किंग का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा, लेकिन ये सिर्फ लर्निंग पोर्शन है। फ्यूल सेल क्या होता है? ऐसा गैल्वेनिक सेल जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ कंबशन को फ्यूल में, कंबशन एनर्जी जो है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? कंबशन ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। दिस इज द लर्निंग पोर्शन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गिविंग यू द साइड, ठीक है? ठीक है? जिसको भी किसी भी फॉर्मूले में डाउट आ रहा है, अभी देखो फॉर्मूला लिख लो, समझा भी दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। तुम्हें कल विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, बहुत अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर कर दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? क्लियर बोल रही हूं मैं। कल जब तुम 7 बजे आओगे, अगर तुमने आज का सेशन अच्छे से पढ़ लिया, हर न्यूमेरिकल हमें करना है, हर न्यूमेरिकल खुद से करने की कोशिश करनी है, खुद करना भी है। अगर नहीं आया तो समझना है फिर वहां पे कि जो आपको आज समझाया उससे क्या रिलेशन है, ठीक है? तो इसका बस इतना सा ही लेना देना है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? करोजन क्या होता है? करोजन यार वही जैसे रस्टिंग वगैरह हो गया है ना, तो करोजन क्या होता है? करोजन होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लेता है होने में, है ना? रिफाइंड मेटल ग्रेजुअली, धीरे धीरे मेटल जो है उसका जो कैरेक्टर है, मेटल कैरेक्टर, यानी कि जो मेटल है उसकी पूरी तरीके से उसका एनर्जी को बाहर निकाल देना, है ना? बेचारा मेटल बच ही नहीं रहा, पूरी तरीके से उसको यू कैन से करोड हो गया है, यानी कि डिटीरियोरेट हो गया एंड कन्वर्ट हो गया इनटू मोर केमिकल स्टेबल फॉर्म, जैसे उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसमें बदल गया, है ना? जैसे आयरन की रॉड रख दें तो साल, 2 साल, 3 साल बाद वो किसके प्रेजेंस की वजह से रस्टिंग लग जाती है उसमें? रस्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ करोजन। वो मॉइस्चर, मॉइस्ट ऑक्सीजन,
है ना, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो जंग लग जाती है उसमें, है ना। क्या करोजन के प्रिवेंशन है? बिल्कुल, पेंट कर दो उस आर्टिकल को, है ना, गैल्वनाइज कर दो उसको, तो ये उसके कुछ बचाने के तरीके होते हैं, है ना, ग्रीसिंग कर दो एंड सो ऑन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड बन जाता है। जैसे सिल्वर में करोजन होता है, ब्लैक हो जाता है वो, है ना, ब्लैक हो जाता है। कॉपर में होता है, ग्रीन हो जाता है वो, ठीक है, तो ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रस्टिंग का एग्जाम्पल है, रस्टिंग भी एक करोजन होता है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन। तो यार देखो, 2 स्लाइड्स आपकी लर्निंग स्लाइड्स थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मुलाज में आते हैं, ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या करते हैं? अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या करते हैं? तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा जल्दी से ये कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है, ये कहां से आया ये फॉर्मूला, कौन सा टॉपिक है ये? ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड के अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं, ठीक है। सो इट इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पावर में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगेगा। ये फॉर्मूला यहां से आया है, बट हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना होता, हमें ये यूज करना होता है। मतलब फॉर्मूला ये है, ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एफ, फिर उसके बाद लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे अगर हम आर टी और एफ की वैल्यू रख दें तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाता है, और हमें यही यूज करना होता है। वेरी गुड, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन मैंने बताया था आएगा तो अच्छे नंबर का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, गिब्स एनर्जी क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी बताता है, माइनस वैल्यू है तो अपनी रिएक्शन कैसे होती है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो माइनस एन इंटू एफ इंटू ई, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है यहाँ पे, नहीं, वेट, एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इसीलिए मैं फॉर्मुलाज भी समझा रही थी, क्योंकि मुझे पता है कई बार ऐसे गलती हो जाती है ना। एन क्या है? एरो करके लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो रही है, ठीक है, इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू ई ऑफ सेल। अब नॉट लगा है तो ई नॉट ऑफ सेल ले लेना, नॉट नहीं लगा है तो आपको यहां से फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास m इज इक्वल्स टू कौन आई टी? जेड आई टी, एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी, फैराडे का फर्स्ट लॉ। m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ 2, सेकेंड लॉ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई? ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी हमने कल, लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। कप्पा होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन एरिया। लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा ई इनटू एन, एन फैक्टर, एक्स या बोल लो या फिर एन फैक्टर बोल लो, वही एसिड बेस या फिर इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा ई, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा ई इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी वाला, ठीक है। और कुछ दिख रहा है? लैम्डा ई बता दिया नॉर्मैलिटी के लिए। और क्या? कोलरॉश लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा एम पूरे इलेक्ट्रोलाइट का, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू जो भी उसके कैटायंस का लैम्डा एम होगा और जो भी उसके एनायंस का लैम्डा एम होगा। कई जगह पे हमें अल्फा की वैल्यू बोल देगा, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम ऑफ इन्फिनिटी। चलो भाई सेकंड चैप्टर टेक दिस, जल्दी से